अगर सभी लिखो आ जाएगा। एक बार आ जाओ वापस सभी। आवाज आ रही है सभी के पास से? बात करो देखें। दिखाई दे रहा है। हाँ सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा है क्या? ठीक एक बार पुनः आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत। पिछले क्लास में हमने रासायनिक अभिक्रियाएं उनके प्रकार के बारे में पढ़ा है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी थी, उनका एक बार वापस फटाफट दोहरान कर लेते हैं। पहली अभिक्रिया पढ़ी थी संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया, योगशील अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है, कोई लोग क्रियाकारक अभिक्रिया करके एक मूल उत्पाद बनाते हैं। KCl प्लस 3O2 अभिक्रिया करते हैं तो KClO3 अर्थात ये दो क्रियाकारक है, वो दो क्रियाकारक अभिक्रिया में भाग लेकर एक योगोत्पाद बनाते हैं, ये योगशील अभिक्रिया। इसके बाद यानी दो मिलकर एक यौगिक बनाते हैं, एक मूल उत्पाद बनाते हैं। दूसरी अभिक्रिया पढ़ी थी हमने वियोजन, इसकी ठीक उल्टी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन दूसरा नाम इसका होता है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का सामान्य अर्थ क्या होता है? अपघटन अभिक्रिया यानी टूटना। टूटना उसमें तो जुड़ रहे थे, क्रियाकारक जुड़कर मूल उत्पाद बना रहे थे। इसमें ठीक की उल्टी कोई क्रियाकारक है, वो अभिक्रिया द्वारा अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है। जल्दी साफ नहीं दिख रहा। कोई क्रियाकारक है, क्रियाकारक अभिक्रिया में अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है H2 प्लस Cl2, वो क्रिया फलों में टूटता है, वो वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। इसके अंदर तीन प्रकार की पढ़े थे हमने, ताप अपघटन, प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन। तापीय, दूसरा था विद्युत अपघटन, तीसरा प्रकाश अपघटन। यानी कोई क्रियाकारक है, यदि तापमान उष्मा की उपस्थिति में दो या दो से अधिक भागों में टूटता है, क्रियाफलों में टूटता है, तो वो तापीय अपघटन कहलाती है। जैसे 2KClO3 अभी वाली अभिक्रिया दी है, ये इसको गर्म करने पर 2KCl पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन अलग होती है, तो ये तापीय अपघटन। विद्युत अपघटन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर या पदार्थ की गलित अवस्था में
विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो दो भागों में बढ़ जाए या आयनों में विभक्त हो जाए। जैसे 2NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, वो विद्युत धारा विद्युत अपघटन 2Na+Cl2। ऐसे ही तीसरे प्रकार की अपघटन अभिक्रिया प्रकाश अपघटन, प्रकाश की उपस्थिति में। जैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है H2+Br2। अब इसको संतुलित करने पर ये 2HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हाइड्रोजन और ब्रोमीन में चेंज हो जाती है, अपघटित हो जाती है। तो ये प्रकाश की उपस्थिति में, तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी इस प्रकार की है, प्रकाश अपघटन। तो अपघटन के अंतर्गत हमने 3 प्रकार बताए थे। कई बार पूछते हैं कि अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को स्पष्ट कीजिए, या इन प्रकारों में से किसी एक का नाम देकर पूछ लेते हैं कि विद्युत अपघटन का उदाहरण बताइए, या प्रकाश अपघटनीय का एक उदाहरण दीजिए, तापीय अपघटन का एक उदाहरण दीजिए। इस प्रकार की अभिक्रियाएं ध्यान में रखनी है। तीसरी अभिक्रिया हमने कौन सी पढ़ी थी? विस्थापन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया थी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन यानी स्थान चेंज करना। जैसे कोई क्रियाकारक है, 2 क्रियाकारक है, इसमें एक क्रियाकारक दूसरे क्रियाकारक का स्थान परिवर्तित कर देता है। जैसे इसमें ए है, वो बी का स्थान लेकर बी को बाहर निकाल देता है, बी को बाहर निकाल देता है। जैसे CuCl2+Zn, या अब इसके लिए ZnCl2 तो बन गया, जिंक क्लोराइड तो बन गया, और Cu को बाहर निकाल दिया। इसके लिए अब ये अभिक्रिया तो विस्थापन का उदाहरण है, लेकिन इसके लिए हमें सक्रियता श्रेणी तत्वों, सभी तत्व की अभिक्रियाशीलता समान नहीं है। हमारे हाथ की 5 उंगलियां भी समान नहीं है। इसी प्रकार तत्वों की अभिक्रियाशीलता भी सभी की अलग अलग है। कोई तत्व ज्यादा अभिक्रियाशील है, कुछ मध्यम प्रकार के हैं, कुछ बहुत कम अभिक्रियाशील हैं। ऐसे इन तत्वों को अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर एक सारणी या श्रेणी बनती है, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लोहा, लेड, शीशा, कॉपर, पारा, Hd, पारा और Ag और Au। यहाँ एक हाइड्रोजन भी है, यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है। इस प्रकार इनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो एक श्रेणी बनती है, इसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इस सक्रियता श्रेणी में ऊपर के 2 तत्व हैं, नीचे वाले की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। इस प्रक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, वो कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित करता है। अब ये अभिक्रिया आ जाए, एक बार क्या अभिक्रिया का नाम पूछ लिया जाता है, क्या अभिक्रिया दी गई अभिक्रिया का नाम लिखिए, तो पहचान कर लेते हैं अपन। अब इसी अभिक्रिया को मैं लिख दूं CuSO4 ZnSO4 CuSO4 Zn। अब इन दोनों अभिक्रिया में पहचान कर लेंगे आप, क्या दी गई अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब इनमें पूछ लिया जाए कि ये दी गई अभिक्रिया संभव है या नहीं है, क्रियाशीलता के आधार पर अभिक्रिया संभव है कि नहीं है। इन दोनों में से कौन सी अभिक्रिया संभव है? पहली अभिक्रिया संभव है। कैसे? Zn है वो अधिक अभिक्रियाशील है, Zn अधिक अभिक्रियाशील है इसकी अपेक्षा, कॉपर तांबे की अपेक्षा। तो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है वो कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, इसको हटा देता है, ये इसके स्थान पर आ जाता है, इसको बाहर कर देता है यहाँ। अब ये अभिक्रिया संभव है कि नहीं है? जिंक
सल्फेट की अभिक्रिया कॉपर से कराते हैं तो कॉपर सल्फेट बनता है और जिंक बनती है। यह अभिक्रिया क्रियाशीलता के आधार पर संभव है या नहीं है? यह अभिक्रिया संभव नहीं है क्रियाशीलता के आधार पर। कॉपर सक्रियता श्रेणी में कॉपर का है, यहाँ है, जबकि जिंक इसकी अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। कम अभिक्रियाशील तत्व अधिक अभिक्रियाशील तत्व को नहीं हटाता है, कमजोर वो शक्तिशाली को तो ही हटाएगा। इस कारण यह अभिक्रिया विस्थापन का उदाहरण है, लेकिन यह अभिक्रिया संभव नहीं है सक्रियता श्रेणी के आधार पर। कई बार अभिक्रिया का नाम पूछते हैं, कभी कई 3-4 अभिक्रिया दे देते हैं कि इन अभिक्रियाओं के नाम लिखिए। इन अभिक्रियाओं के नाम में इन विस्थापन में ध्यान रखना जरूर। यह सक्रियता श्रेणी में 10-12 तत्व हैं, इनको क्रम से याद रखना इनकी क्रियाशीलता के आधार पर। तब हम अभिक्रिया को पहचान लेंगे, पहचान कर सही स्पष्टीकरण कर पाएंगे कि यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है कि नहीं है, यह अभिक्रिया संभव है कि नहीं है। आगे समझ में अगली अभिक्रिया हमने पढ़ी थी, कौन सी? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया पीछे वाली अभिक्रिया में केवल एक का स्थान चेंज हो रहा था, इसके अंदर बहुतों का स्थान चेंज होता है, अर्थात आयनों का स्थान परिवर्तित होता है। सी बी सी नहीं लिखेंगे, सी बी पॉजिटिव भाग हमेशा आगे लिखते हैं। जैसे Zn Cl2 प्लस CuSO4 ये अभिक्रिया है। ये A हो गया, मान लो ये B है, ये C है, ये D है, ये आयन है। इस अभिक्रिया में Zn है वो AD के साथ मिलता है, क्या बनेगा? जिंक सल्फेट ZnSO4। अब क्या बच गया? CuCl2 कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। ठीक है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का। अभी क्या आया था का आयनों का स्थानांतरण होता है, अर्थात आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन बनते कैसे हैं? आयन कैसे बनते हैं? किसी तत्व की परमाणुीय संरचना के सबसे बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से आयन बनते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, सोडियम परमाणु क्रमांक कितना इसका अटेंडेंस नंबर? जैसे 1 नंबर पर हाइड्रोजन है, 11 नंबर पर सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या? 1s2 2s2 2p 6 3s1, अर्थात 6 2 8 2 10 1 11। ऊपर लिखे हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक तीनों समान होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब इसका सबसे बाह्यतम कोश कौन सा हो गया? बाह्यतम कोश, सबसे बाह्यतम कोश ये है, तीसरा वाला। इसकी परमाणु संरचना में ये नाभिक है। बाह्यतम कोश जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है, उस स्थान को क्या कहा जाता है? उस स्थान को क्या कहा जाता है? एक बार पूछा हुआ बोर्ड में, कोश, कक्षा या ऊर्जा स्तर। इस स्थान को ऊर्जा स्तर कहते हैं, इन स्थानों को। 9 पे भी था कि या 1 2 3 4 बने कक्षाएं या ऊर्जा स्तर या कोश कहते हैं। इसके पहले कोश में सोडियम के परमाणु संरचना के पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। और सबसे बाह्यतम कोश, सबसे बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब बाह्यतम कोश में ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अर्थात स्थायी कक्षक
बनाने के लिए, स्थायी कक्षक बनाने के लिए ये इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 7 कोई देगा नहीं, 7 कोई देगा नहीं, लेकिन ये 1 इलेक्ट्रॉन का आसानी से दान कर सकता है। यानी किसी के पास 99 रुपए है, एक के पास 1 रुपया है, 1 रुपए वाला की संभावना ये रहेगी कि आसानी से वो 1 रुपया दे सकता है, जबकि 99 वाला ये तो ये है कि 99 वाला 1 रुपए वाला को दे देगा कि इसके 100 रुपए हो जाएंगे पूरे। वैसे ही ये आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से दान कर सकता है। अतः इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1। और इलेक्ट्रॉन दान करने वाली देने वाले की संयोजकता हमेशा प्लस में। अब ये धनायन है, सोडियम धनायन है, सोडियम धनायन है, इसकी संयोजकता 1 होगी। अब संयोजकता आपकी भी परिभाषा हमें समझ में आ गई। किसी तत्व के परमाणु संरचना में सबसे बाह्यतम कोश में उपस्थित है, किसी तत्व की परमाणु संरचना में सबसे बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी जितने इलेक्ट्रॉनों से वह साझा करते हैं वो संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। तो सोडियम की संयोजकता कितनी होगी? 1 प्लस में 1। एक उदाहरण ये बोल देते हैं अपन, जैसे ये किसका प्रतीक चिन्ह है? Cl, क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? इसका रेफरेंस नंबर जैसे आपका नंबर है नंबर 1 2 3 4 ऐसे परमाणु क्रमांक 17 है। परमाणु क्रमांक 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या है कि परमाणु संरचना के बाह्यतम कोश में, सभी बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित हैं, कितने कितने इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित हैं, उस व्यवस्था को ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 7 5। इसके पहले वाले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे वाले में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये बाह्यतम कोश, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। ये अपना स्थायी कक्षक है, परमानेंट कक्षक है। अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब क्या करेगा ये? ऐसे तो एक 7 है 7 दे दें, इसको तो केवल एक लेने में आसानी रहेगी कि 1 इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से, तब इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते ही ये स्थायी कक्षक हो जाएगा। अर्थात ये जैसे ये सोडियम वाला ही है, सोडियम वाला ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तब इसकी संयोजकता, अब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता तो इसकी संयोजकता 1 है, लेकिन लेने वाले की संयोजकता माइनस में लिखी जाती है। अब Cl पर कितने संयोजकता आ गई? -1। अब जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं वो उसकी संयोजकता है। इसने 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया है तो संयोजकता 1 है, लेकिन लिया है तब तो माइनस में, यदि दिया है प्लस में। अब Cu+2 लिखता हूं मैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं कि लिए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन इसकी संयोजकता 2 है, अर्थात इसके बाह्यतम कोश से 2 इलेक्ट्रॉन का दान हुआ है, दिए है इसने। आयनन एंथैल्पी हुई है। हाँ, द्विविस्थापन आ गया समझ में? हाँ। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इन अभिक्रियाओं के बाद में एक बीच में टॉपिक लेते हैं अपन, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन और भी अभिक्रियाएं हैं, इन अभिक्रियाओं को और पढ़ेंगे अपन। भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रियाएं, भौतिक परिवर्तन यानी हमारे आसपास हमारे शरीर के अंदर भी अनेक रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिनके दौरान कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन।
भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत इस प्रकार के परिवर्तन में केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था ही चेंज होती है, भौतिक अवस्था में बदलाव आता है, उसका रंग अवस्था केवल भौतिक गुणधर्म ही बदलते हैं, केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन, भौतिक गुणों में परिवर्तन। जबकि जैसे जल है, जल को मैंने ठंडा किया है, इसको ठंडा करने पर किसमें चेंज होगा, ये बर्फ बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। जल कौन सी अवस्था है, लिक्विड अवस्था है, जबकि ये बर्फ ठोस अवस्था है, ठोस। ठीक है ना। इसकी भौतिक अवस्था चेंज हुई है, लेकिन रासायनिक गुणधर्म में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका सूत्र भी यही है, इसका सूत्र भी यही है। यदि इस जल को मैं और ज्यादा गर्म करूं, अब इस जल को और ज्यादा गर्म करूं, तब ये वाष्प बन जाती है, वाष्प है, ये गैस अवस्था में है, लेकिन इसका भी सूत्र यही है, रासायनिक सूत्र यही है, रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि केवल भौतिक अवस्था ही बदली है। जबकि रासायनिक परिवर्तन के दौरान भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणधर्म भी, भौतिक गुणों के साथ रासायनिक गुणधर्म भी बदल जाते हैं। रासायनिक गुणधर्म भी बदल जाते हैं। दूसरा, अब इसमें केवल भौतिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, अर्थात ये परिवर्तन अस्थायी है, ये परिवर्तन अस्थायी है, जबकि ये परमानेंट है, स्थायी परिवर्तन है। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय है, अर्थात पदार्थ को अपनी मूल अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे अब इसको, इसी को मैं ठंडा करूं तो बर्फ, और वापस इसी को मैं गर्म करूं तो वापस लिक्विड में चेंज किया जा सकता है, अर्थात ये परिवर्तन उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय का चिन्ह, तीर के दो चिन्ह होते हैं ऐसे, यानी दोनों दिशाओं में चलती है, अर्थात ये इसको अग्र कहते हैं, अग्र अभिक्रिया, अग्र दिशा, और इसको कहते हैं प्रतीप। विषय पर स्विच होंगे आपके, या रिमोट पर भी स्विच होते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड तीर के चिन्ह से होते हैं, ऐसे तीर के चिन्ह होते होंगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड ऐसे लिखा होगा, अर्थात अग्र दिशा में, ये प्रतीप दिशा में अभिक्रिया, यानी दोनों दिशाओं में चलती है, वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये प्रकार, इस प्रकार के परिवर्तन उत्क्रमणीय है, जबकि ये अनुत्क्रमणीय है, ये केवल एक दिशा में चलती है। जैसे दूध से दही बन गया, अब दही से वापस दूध नहीं बनाया जा सकता। इसके अंतर्गत, भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ को अपनी मूल अवस्था में, यानी जो क्रियाकारक थे उन्हें वापस प्राप्त किया जा सकता है। परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ को अपनी मूल अवस्था में, वापस उसी अवस्था में, मूल अवस्था में लाया जा सकता है, जबकि इसे नहीं लाया जा सकता, अगर समझ में, इसमें केवल भौतिक अवस्था ही चेंज होती है, जैसे रंग अवस्था है ना, आयतन, इनमें परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक गुणधर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें भौतिक के साथ साथ रासायनिक गुणधर्म, अर्थात पूरा नया पदार्थ बनता है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि इसमें नया पदार्थ बनता है। नया पदार्थ, जैसे दूध से दही नया पदार्थ ही है, दही से आगे लस्सी वगैरह यही बनेगी, लेकिन वापस दूध नहीं बनेगा। जबकि
जल की विभिन्न अवस्थाओं में अपन परिवर्तन करके वापस उसी अवस्था में ला सकते हैं। ये परिवर्तन अस्थायी है, नॉन परमानेंट है, जबकि ये परमानेंट है। ये उत्क्रमणीय दोनों दिशाओं में चलते हैं, अग्र और प्रतीप दोनों दिशाओं में। ये केवल एक ही दिशा में चलते हैं। क्रियाकारक से उत्पाद बन गया तो उत्पाद से वापस क्रियाकारक में नहीं चेंज किया जा सकता। ये किसके दौरान है? भौतिक परिवर्तन के दौरान परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ को अपनी मूल अवस्था में लाया जा सकता है, जबकि इसमें परिवर्तन का कारण हटाने पर या कोई भी परिवर्तन करने पर इसे वापस क्रियाकारकों में या उसे वापस उसी पदार्थ को अपनी मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता। इसमें इस प्रकार इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि इसमें नया पदार्थ बनता है। इस प्रकार ये 4-5 अंतर के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। अंतर लिखने के बाद कुछ उदाहरण भी लिखने चाहिए। ये नहीं कि प्रश्न में उदाहरण पूछा नहीं है, लेकिन अंतर लिखने के बाद हमें कुछ उदाहरण भी लिख देने चाहिए। अब जैसे कागज का फटना, कागज का फटना भौतिक परिवर्तन है। कागज को वापस रिसाइकिल करके अपन या जोड़कर वापस कागज को मूल अवस्था में ला सकते हैं, लेकिन कागज को जला दिया जाए, कागज को जला दिया जाए, कागज का जलना, कागज का जलना, जलना तो जल जाएगा तो राख बन जाएगी, राख से वापस कागज नहीं प्राप्त होगा। CO2 बन जाएगी, CO2 निकल जाएगी, लेकिन उसे अपनी मूल अवस्था में नहीं ला सकते। जैसे चीनी या नमक का जल में घुलना, चीनी और नमक को जल में घोलते हैं, ये भी परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन ही है। इन्हें वाष्पीकरण के द्वारा या विभिन्न आसवन वगैरह प्रक्रिया द्वारा इन्हें वापस लाया जा सकता है, जबकि इसके अंदर जैसे मोम का जलना, एक और लिख सकते हैं दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, श्वसन, पाचन, अब मैं लिखता हूं यहाँ लिखता हूं लोहे का चुंबक में बदलना, लोहे का चुंबक में बदलना। ये किस प्रकार का परिवर्तन है इन दोनों में से? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि कुछ समय के बाद उसका चुंबकीय गुण समाप्त हो सकता है, वापस लोहा अपनी मूल अवस्था में रहेगा, अर्थात ये भौतिक परिवर्तन है। जबकि लोहे पर जंग लगना वो रासायनिक परिवर्तन है, पाचन है, श्वसन है, ये भौतिक परिवर्तन है। जबकि उदरपातन की क्रिया है, उदरपातन की क्रिया है, उदरपातन है, वाष्पन है, ये क्रियाएं सब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो कई बार आता है कि निम्न में 4 अंतर लिखी है, या अंतर नहीं, संख्या नहीं लेकर सीधा ही पूछ लेते हैं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखी है। 2 नंबर का प्रश्न आता है तो हमें 4 अंतर लिखकर एक 2 उदाहरण भी लिखने होते हैं, एक 2 उदाहरण लिखना है। समझ में आ गया? अब मैं एक कुल्हाड़ी लाऊं, इस बोर्ड के टुकड़े टुकड़े कर दूं, तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। यदि इसी लकड़ी को मैं जलाऊं तो वो रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे हैं अपन। तो रासायनिक अभिक्रिया को, जैसे
कार्बन प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड ये कोई अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रियाओं ऐसे बार बार लिखना सुविधाजनक नहीं रहता है, इस कारण इन्हें हम संकेत रूप में लिखते हैं, इनके प्रतीक चिन्हों के रूप में लिखते हैं। जैसे कार्बन का प्रतीक चिन्ह क्या है? C, ऑक्सीजन का O, CO2, ऑक्सीजन का CO2। ये अभिक्रिया, अब इसको इस संकेत रूप में दर्शाना, ये समीकरण हो गया, ये अभिक्रिया है, लेकिन इसको संकेत रूप में दर्शाना रासायनिक समीकरण हो गया है। रासायनिक समीकरण, इसे एक अन्य नाम भी है, इसे कंकाली समीकरण भी कहते हैं। कंकाली समीकरण। रासायनिक समीकरण की विशेषता क्या है? कई बार पूछ रहे हैं रासायनिक समीकरण की विशेषता लिखी है या प्रमुख गुण लिखी है, तो हमेशा ध्यान रखना रासायनिक अभिक्रिया के बीच में अभिक्रिया के चिन्ह है, ये कोई दिशा नहीं दर्शा रहा है, ये कोई दिशा नहीं दर्शा रहा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इधर जाएगी, बाईं तरफ जाएगी, दाईं तरफ जाएगी, ऐसा नहीं है। दूसरी, इस अभिक्रिया ये अभिक्रिया होने को दर्शाता है, जबकि इस अभिक्रिया के बाईं ओर के भाग, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, इन्हें क्रियाकारक कहते हैं, क्रियाकारक या अभिकारक कहते हैं। ये दो या दो से अधिक हो सकते हैं, यदि ये दो से अधिक हो तो इन्हें बीच में धन चिन्ह से अलग करके लिखा जाता है। अभिक्रिया के चिन्ह के दाईं तरफ हमेशा उत्पाद या क्रियाफलों को लिखा जाता है। ये भी दो या दो से अधिक हो सकते हैं, एक भी हो सकता है क्रियाफल। ये लिखने के बाद फिर इन सभी तत्व, अणु, यौगिकों के अवस्था, भौतिक अवस्था जहां तक हमें पता है, याद है, तब तो लिखनी चाहिए, नहीं याद है तो दर्शाए नहीं। जैसे कार्बन गैस अवस्था में, गैस, अब ये गैस है, ठीक है। अब इसको जैसे ये अवस्था, भौतिक अवस्था हमें पता रहे तब तो ये लिखनी चाहिए, यदि भौतिक अवस्था नहीं है, पता रहे, तो ये नहीं लिखनी। कई बार 8 तक है केवल समीकरण संतुलित का आवश्यकता नहीं रहती, उसमें केवल समीकरण लिखी है, उसमें संतुलित की आवश्यकता नहीं रहती। इस प्रकार के समीकरणों में हमें संतुलित समीकरण आना चाहिए। इस अभिक्रिया में, जैसे इस अभिक्रिया के दोनों ओर जो क्रियाकारक है और इधर क्रियाकारक, बाईं तरफ क्रियाकारक, दाईं तरफ क्रियाफल है, इनके अभिक्रिया के दौरान इनकी परमाणुओं की संख्या या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी अभिक्रिया के दौरान कोई भी इसका द्रव्यमान कम नहीं होता। जैसे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? 12। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? 16। कितने ऑक्सीजन के? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। हाँ, परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार, जबकि ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। कितने परमाणु है? 2 है, 32 हो गए। 32 पर 12 कितने हो गए? 44। इधर भी कार्बन के 12 और 16 इंटू 2, ऑक्सीजन के 16, परमाणु भार 16 और 2 परमाणु है ऑक्सीजन के, तो 2 से गुणा कर दिया तो 32 हो गए। 32 से 12 कितने हो गए? 44। अर्थात दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या
समान है अर्थात इनका द्रव्यमान समान रहता है, ये हमेशा संरक्षित रहता है। इसी कारण किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व, अणु, आयन और अभिक्रिया के बाद बनने वाले उत्पाद का द्रव्यमान संरक्षित रहता है। अभिक्रिया को संतुलित करना, अभी आपको 2-4 प्रश्न दूंगा, उसको संतुलित करने का अभ्यास करना। जैसे एक अभिक्रिया है SO2 प्लस O2 और SO3, ये अभिक्रिया है। अब इस अभिक्रिया को संतुलित करने का सही तरीका है कि इधर के जो तत्व है, तत्व, परमाणु, अणु, आयन जो भी है, इनको अलग अलग लिख लो आप। सल्फर है, ऑक्सीजन है और कोई नहीं है, दो ही है। इधर सल्फर और ऑक्सीजन है, इनकी अब संख्या लिखो। सल्फर इधर कितने, 1 है। इधर ऑक्सीजन कितने, 2 और 2 4 है। इधर सल्फर कितने, 1 है। इधर ऑक्सीजन कितने, 3 है। अब कम किधर हो रहे हैं, इधर ऑक्सीजन 3 है जबकि इधर 4 है। अब इसको मैं कितने से गुणा करूं कि इनकी संख्या इनके बराबर हो जाए? 2 से। इसको यदि मैं 2 से गुणा, यानी अनुमान से, आपने अनुमान से बोला क्या 2, या हमेशा ये ध्यान रखना कभी भी लिखा हुआ मिटाते नहीं है कि संतुलित करने के लिए चलो ये सब लिखा हुआ वो मिटाते संतुलित हो गया। लिखा हुआ नहीं मिटाते, कभी भी पीछे नहीं लिखते, हमेशा 2, 3, 4, 5 जो भी लगाते हैं वो इस अणुसूत्र के आगे लगाते हैं। तो ये इस 2 का अर्थ सल्फर 2 हो गए, जबकि ऑक्सीजन इस 3 से गुणा है। ऑक्सीजन की मात्रा 3 दूनी 6 हो गई। यहाँ ऑक्सीजन तो 6 है जबकि सल्फर कितने, 2 है। ऑक्सीजन 6 हो गए। अब इधर ऑक्सीजन 4 है और सल्फर, अब इसको 2 से गुणा करें, आगे 2 लिखने पर सल्फर 2 हो गए और ऑक्सीजन 4, ये तो 2 दूनी 4, ये 2 6 हो गए। अब ये दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या समान हो गई। अब इस प्रकार संतुलित, अनुमान से आपने 2, 3 लगाया है, तो इस प्रकार अभिक्रिया संतुलित करने की विधि को अनुमान विधि या इंग्लिश में नाम है इसका, क्या नाम है? हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि यानी अनुमान से। अब मैं 3-4 समीकरण लिखता हूं फटाफट, आप संतुलित करके तैयार रखना, तब मैं पूछूंगा वापस से। एक बार अभ्यास के लिए 4 समीकरण है। इन समीकरणों को अभी जो विधि बताई है उसी विधि से संतुलित करने का अभ्यास करना है। कल मैं पूछूंगा इसको, आगे 4-5 और समीकरण दूंगा मैं। तो 10वीं में समीकरण जो भी लिखते हैं अभिक्रिया, आइए एक द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण से या समीकरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। आपको समीकरण याद है लेकिन वो संतुलित नहीं है तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे। पाठ तो चलता था, कोई भी कैसा समीकरण लिख दिया, संतुलित नहीं है तो भी चल जाता, नंबर मिल जाते, लेकिन इसमें संतुलित होना जरूरी है। ये आगे आपके 11वीं में भी काम आएंगे, 12वीं में काम आएंगे। यदि संतुलित नहीं है तो उसके नंबर नहीं है। आपने बहुत अच्छा लिखा समीकरण, शानदार अच्छी राइटिंग में लिखा है, लेकिन दोनों तरफ परमाणु संख्या समान नहीं है तो वो समीकरण संतुलित नहीं बना जाता। अनुमान से आपने 2, 3, 4, 5 जो भी लगाकर संतुलित किया है, तो इस विधि को क्या कहते हैं? अनुमान विधि। इंग्लिश में नाम है इसका हिट एंड ट्रायल विधि। जिधर संख्या कम होती है
उधर परमाणु के अणु यौगिक हैं, उनके आगे 2 3 4 5 उनसे गुणा आगे लिखकर गुणा किया जाता है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है।